गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। स्पीकर के चुनाव पर इस बैठक में हो सकती है चर्चा। शाह और नड्डा का संसद सत्र को लेकर भी मंथन होगा। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक को लेकर, जहां नए स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर चर्चा मुमकिन है। इस मीटिंग में आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या सहमति बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी की क्या कोशिशें हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का रुख क्या है? देखिए समीर, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने बीजेपी को ये कह दिया है कि जो बीजेपी तय करेगी उसके अनुसार ही वो लोग काम करेंगे और स्पीकर को लेकर उनको कोई भी अपना सुझाव नहीं है। अच्छा। और जहां तक बात गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुलाकात की है, तो निश्चित तौर पे देखिए फिलहाल जो स्थिति है, एनडीए के घटक दलों के द्वारा जब एक बार उनको अनुशंसा मिल चुका है कि आप जिसको तय करेंगे उसको हम बनाएंगे, तो बीजेपी को तय करना है कि स्पीकर अगला कौन हो। और परसों रात में लोकसभा स्पीकर के साथ जाकर दोनों ने बैठक भी किया था ओम बिरला के यहाँ। उसके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो अगला 2 से 3 दिन है उसमें ये निर्णय होना है कि कौन स्पीकर होगा, क्योंकि 26 तारीख को चुनाव है। उसके एक दिन पहले नाम आ जाना चाहिए, 25 तक नाम आना चाहिए। 24 और 25 तारीख को सांसदों का शपथ होना है, उससे पहले ये नाम आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो बैठक हो रही है उसमें इस पर चर्चा हो रही है। और इसके बाद साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि चूंकि संगठन में भी बदलाव होने की संभावना है। खुद जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने संकेत दिए थे आज से 7 या 8 दिन पहले की पार्टी में भी बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है 1 पर्सन 1 पोस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी का कौन कार्यकारी अध्यक्ष होगा, ये तमाम विषय हैं जिन पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। किरण की बेटी श्रुति भी बीजेपी में शामिल हो गई। इधर लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। 5 बार की विधायक पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हरियाणा की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने 40 साल के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और कुछ इस तरह से बीजेपी का दामन थामा। साथ ही किरण चौधरी की बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। इससे पहले किरण ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को त्यागपत्र दिया और इसमें जो लिखा उससे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच आंतरिक कलह के संकेत मिलते हैं। हरियाणा कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्हें बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से दबाया, अपमानित किया गया और उनके खिलाफ साजिश रची गई, जिससे काफी बाधा उत्पन्न हुई। सोर्सेज के मुताबिक किरण चौधरी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। वहीं किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे खास बातचीत की, आप भी सुनिए। मैम, कल आपने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, आज बीजेपी में शामिल हो गई। बिल्कुल विधिवत शामिल हुई हूँ और आज बीजेपी का पटका पहनकर आने वाले समय में नियत ईमानदारी के साथ जो है काम करूँगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो टिकट बंटवारे को लेकर आपने नाराजगी जताई है, बोला इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सब कुछ उनका लेना देना है और उन्होंने ये सारे काम करे, और यही नहीं, बहुत छोटे स्तर पे उतर के जो है करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है और उसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ज्वाइन किए, क्या सोच के ज्वाइन किए, क्या भूमिका देखती है, क्या सोच रखा है आपने?
चौधरी बंसीलाल जी ने बीजेपी के साथ मिलकर काम करा था। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, विकसित भारत का उनका जो संकल्प है, विकसित पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरा जो है बाहर देश विदेशों के अंदर नाम हमारा देश का हो, उससे प्रेरित होकर, और हमारे मनोहर लाल जी ने जो बगैर खर्ची पर्ची के जो काम करा, नौजवानों के लिए जो है युवकों को नौकरियां दी, और इस तरह की बात जब करी तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, काम करने वाले लोग हैं। और राहुल गांधी आज 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली में राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी में केक काटा। राहुल जी हैप्पी बर्थडे। जिंदाबाद। तो तस्वीरें सामने आई हैं कांग्रेस मुख्यालय से, जहां पर राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन मनाया। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद, कार्यकर्ता भी मौजूद, केक काटकर इस मौके को सेलिब्रेट किया। और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भजन लाल सरकार का अहम कदम। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में चला बुलडोजर। अवैध घर और दुकानों के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध घरों और दुकानों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला है। और देखिए आप, जयपुर में मकान तोड़ने से जो स्थानीय महिलाएं हैं वो रो रही हैं, भावुक हैं। उनसे बात की संवाददाता ध्वज आर्य ने। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और सबसे पहले बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को बेघर कर दिया है, तो क्या मुलाकात की मुख्यमंत्री साहब? गया था ना, मिल ही नहीं रही है। एप्लीकेशन सब लगा दिए, मीटिंग में गए, पूरी दोपहर बैठे, परसों बैठे, एक बार भी मुख्यमंत्री सामने नहीं आया हमारे पास। अब बताओ सर, अलाइनमेंट भी सही नहीं है, उधर तो कम नापा, इधर पूरा नापा है। मार्किंग ही गलत है सर, क्या करें? आप दो कमरों भी, एक कमरों भी छोड़ देते पीछे को। हमें तो कहीं से कुछ भी रियायत नहीं है। कुछ बच रहा है, अपना मकान कब बनाया था आपने? ये 2004 का बना हुआ है सर। लेकिन इनका तो कहना है कि कांग्रेस राज में अतिक्रमण हुआ था पूरा। नहीं, 2004 तक ऐसा कुछ भी नहीं था। 2012 में ये रोड आगे लाई, उससे पहले ये रोड पीछे की तरफ थी, किड्स क्लब रोड पे थी। ये अचानक 2012 में ये अचानक चेंजेस के भी आए थे। हम जेडीए में जाके देख के भी आए थे कि किधर नक्शा है, रोड किधर निकल रही है, इसलिए इधर आके रोड हमने कर लिया था। हमारा पुराना नया दोनों नक्शे है सर हमारे पास। किराया बच जाए। ये आप देख सकते हैं कि 20 साल पुराना इनका मकान था। आंखों में आंसू हैं, आशियाना पूरा इनका उजड़ गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि अभी कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है इनकी। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू हैं। पूरा ये जो मकान है, इनका पूरा मकान जा रहा है। इनका कहना है कि पूरा मकान तोड़ दिया गया है। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? राजस्थान में जून की गर्मी है, जून में इतनी भयंकर गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू, यानी कि आशियाना पूरा उजड़ गया है। ये जो रोड है, इस रोड को चौड़ा करने की बात थी। और पुलिस की जो टीम है, जेडीए की जो टीम है, जेडीए का जाब्ता है, वो पूरा यहाँ तैनात है। और तमाम जो घर हैं, ऐसे कई घर हैं यहाँ पर जिनको तोड़ा गया है और इनको कोई मौका नहीं दिया गया। इनका कहना है कि जेडीए ने जो ज़बरदस्ती है, ये रोड है, रोड को चौड़ा करने के लिए इनके मकान तोड़े। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, कुछ लोगों ने अपने मकान खुद अपने स्तर पर तोड़े हैं और कुछ जेडीए की टीम है जो उनका बुलडोज़र है, पीला पंजा चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस रोड को चौड़ा करने के चक्कर में 250 मकान, यानी कि 250 मकान, दुकान, होटल और उसके साथ साथ में स्कूल, ये जेडीए ने तोड़े हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये विधानसभा क्षेत्र है। लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री खुद इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो
ये जो मकान तोड़े गए हैं, कोई जो इनको जो कंपनसेशन है वो भी नहीं दिया गया है। और यहाँ सरकार और जेडीए के लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस की राज में ये तमाम जो अतिक्रमण हुए थे ये कांग्रेस के राज में हुए थे और ऐसे अतिक्रमणों को यहाँ पर जयपुर शहर में तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई जो हुई है ये मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर हुई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया गया है, देखिए। हलफनामे के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में बताया गया कि राजस्थान सरकार अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही कहा गया है कि राजस्थान राज्य अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वो इस विषय पर कानून दिशा निर्देशों या माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। यह हलफनामा वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिन्होंने देश भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के कथित सामूहिक धर्मांतरण के मद्देनजर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में साल 2006 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान एक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया था, लेकिन राज्य विधानसभा से पारित होने के बावजूद राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में लागू नहीं हो सका। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी ने बोधि वृक्ष भी इस मौके पर लगाया। कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। लोकार्पण समारोह के साक्षी 17 देशों के राजदूत और देश की जानी मानी हस्तियों के साथ साथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार रहे। अब आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। इसमें 2 शैक्षणिक ब्लॉक होंगे, 40 क्लासरूम हैं, 1900 से ज्यादा बच्चों के बैठने के लिए सुविधाएं हैं, 550 छात्रों की क्षमता वाले हॉस्टल, एम्फी थिएटर और 3 लाख किताब रखने की क्षमता है। और अब आपको दिखाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने से पहले की वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर का मुआयना किया। यह उस वक्त की तस्वीर है जब पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को बेहद करीब से देखा। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना सर्किल के अधीक्षक पुरातत्वविद गौतमी भट्टाचार्य से पीएम ने धरोहर के बारे में विस्तार से जानकारी ली। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्ग्रहण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना यह अपने आप में अभूतपूर्व है। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। और इस वक्त की अहम खबर राजधानी दिल्ली से जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन करेंगी। 21 जून तक पानी नहीं मिला तो अनशन किया जाएगा, यह ऐलान कर दिया है आतिशी ने। हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है, पानी को लेकर पीएम को पत्र भी लिखा गया है। इन बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा।
और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। तो आप देखिए, राजधानी दिल्ली में जारी पानी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 60 सेकंड की रिपोर्ट में आप देखिए, देश की राजधानी से सामने आई कुछ फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीर। दिल्ली के रास्तों पर पानी के लिए खाली बाल्टियों की तस्वीरें देखिए, जहां टैंकर आते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट भी जारी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए और आकर जो वादे आपने करे थे, जरा देखिए किस व्यथा या किस स्थिति में आपने लोगों को लाके खड़ा कर दिया है। 1 दशक से आप यहाँ पर राज भोग रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मोतीबाग कॉलोनी में दिल्ली सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। और वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, जे कॉलोनी एक बड़ा इलाका, यहाँ पर कई दिनों से पानी नहीं मिला, आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। 4,000 से ज्यादा ये भाई बहन यहाँ रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी में ये रहने वाले भाई बहन दिन भर रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और रात भर पानी के लिए जागते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल के फ्री पानी के झांसे में ये आ गए और आज एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो मैं तो इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि दिल्ली वालों को पानी मिल जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी की चोरी, कालाबाजारी और पानी बेचने का धंधा बंद कर दें तो इनको पानी मिल जाएगा। सर, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि फ्री की शराब दी, एक के साथ एक बोतल फ्री दी, अब पानी नहीं आ रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सरकार शराब की बोतल फ्री दे सकती है लेकिन एक बूंद पानी नहीं दे सकती, तो आप समझ लीजिए क्या है। सर, ये बताइए कि हरियाणा जो पानी नहीं छोड़ रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। ये भी कह रहा है कि बीजेपी गंदी राजनीति अब खेल रही है सड़क पर उतर कर। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है और मैंने कल कागज दिखाए थे कि हरियाणा ने कल भी सरप्लस पानी दिया है। दिल्ली में पानी आते ही गायब हो जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली में एक रिहायशी कॉलोनी ऐसी भी है जहां आज तक लोग बिना बिजली और पानी के रह रहे हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र के राजापुर कॉलोनी में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। रिपोर्ट देखिए। ये पूरी तरीके से ऑथराइज्ड कॉलोनी है। अभी तक आपने तमाम ऐसी कॉलोनियां देखी जो कि अनाधिकृत थी और जिनमें पानी की किल्लत या बिजली की कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार जब सरकार ने ही कॉलोनी आवंटित की तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये कॉलोनी अनऑथराइज भी है, ऐसा भी सवाल आता है? नहीं, अनऑथराइज नहीं है जी। ये सन 1976-77 की कॉलोनी है और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्लॉट दिए गए थे। अच्छा। नसबंदी के लिए, जिसने नसबंदी कराई थी उसको प्लॉट दिए गए थे ये। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हो जी, ना इसमें पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है इसमें। लोग कितने रहते हैं लगभग? लोग इसमें 600-700 लोग रहते हैं। और वो सभी किराएदार हैं? हाँ, कुछ किराएदार जो गांव के भी रहते हैं। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं पहुँची। सुविधा नहीं है जी, ना पानी है, ना नाली है, ना गली है, ना बिजली है। इस गर्मी में क्या हालत होती होगी? क्या करें जी, यहाँ पेड़ की छाया में बैठे हैं। हालत बहुत बुरी है, रात भर नींद पूरी नहीं होती। और दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में भी लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। नासिक जिले के कई गांव भी पानी की कमी झेल रहे हैं। हाल यह है कि चोलमुख गांव में लोगों को पानी भरने के चिलचिलाती धूप में गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। इनमें भी ज्यादातर महिलाएं कुएं में जाती हैं। नासिक के ही हेदुली पाड़ा गांव में लोगों को गंदा और प्रदूषित पानी मिल रहा है। पानी की भारी कमी के बीच लोग कुएं से गंदा पानी निकालते हुए देखे गए। हमारे गाँव में पानी नहीं है, औरत रोज कुएं में उतरती है और बारिश नहीं हुई है तो रोज जोखिम में जान डालकर पानी निकालते हैं। पानी नहीं मिल रहा है इसलिए उतर रहे थे, को लोग भाई लोगों को पानी दे रहे हैं। हमें रोज पानी चाहिए, पानी नहीं है हमारे घर। सारी महिलाओं को
मदद के लिए कहते, लेकिन वो लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मई आते आते कुएं का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्हें ऐसे ही पानी का इंतजाम करना पड़ता है। इतनी गंभीर समस्या के बावजूद सरकार और प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की ओर से एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। आईएमडी के मुताबिक 10 राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में धीरे धीरे प्री मानसून का मौसम बन रहा है और जल्द ही कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते तक मानसून पूरे देश में आ जाएगा, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है, जिससे उत्तर भारत में जारी प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। अब तक मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा था। उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, वहीं असम के कई जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। करीमगंज में भूस्खलन से 3 नाबालिग सहित 5 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के करीब 15 जिलों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक बाढ़ की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक हैलाकांडी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। करीमगंज पुलिस के मुताबिक जिले के बदरपुर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 2 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों में राज्य में हुई मूसलाधार बारिश के बाद करीमगंज में हालात और खराब हुए हैं। एएसडीएमए के मुताबिक केवल करीमगंज जिले के करीब 96,000 लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में बाढ़ के चलते सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी कोपिली नदी का जलस्तर नागांव जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आईएमडी ने राज्य में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस बीच खबर यह है कि लगातार सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। मंगन जिले में लैंडस्लाइड के चलते 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये उत्तरी सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जहां 17 जून से फंसे 1000 से ज्यादा पर्यटकों को निकालने का काम चल रहा है। सेना के मुताबिक पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों के जरिए उन इलाकों में ले जाया जा रहा है जहां कनेक्टिविटी बहाल की जा चुकी है। सेना की त्रिशक्ति कोर में इंजीनियरिंग कोर ने जहां इलाके में कनेक्टिविटी बहाल की, वहीं बीआरओ रेस्क्यू के लिए मैन पावर और सहायता दे रहा है। इसके अलावा सेना की मेडिकल कोर ने चिकित्सा सहायता बूथ बनाए हैं, जहां सिक्किम के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सिक्किम में 13 जून को ही भारी बारिश का कहर देखने को मिला था। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान बह गए थे और रास्ते बंद हो गए थे। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे। मंगन जिले के गुरु ढोंगमार झील और युंगथांग घाटी जैसे मशहूर पर्यटक स्थलों और जोंगू, चुंगथांग, लाचो कस्बों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया था। और नीट पेपर लीक मामले पर टीवी9 की खबर का असर। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु पर एक्शन। पटना जल संसाधन विभाग का जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु सस्पेंड। टीवी9 ने पेपर लीक मामले में सिकंदर के शामिल होने की खबर दिखाई थी। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार है सिकंदर। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, पटना में नीट छात्रों को ईओयू ने बुलाया है। पटना ईओयू के दफ्तर पहुंचने लगे हैं तमाम छात्र। तो यह अहम खबर सामने आ रही है। पटना में ईओयू के दफ्तर पहुंच रहे हैं तमाम छात्र और इन छात्रों से बात की है हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने। सुनिए।
परीक्षार्थी पहुंचने लगे हैं ईओयू में। ये बताइए क्या नाम है आपका? ईशा भारती। आपको बुलाया गया है यहाँ पर। एक मिनट जरा रुक जाओ ईशा। ईशा ये बताओ कि कहाँ आपका परीक्षा केंद्र आपका कहाँ था? इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल। ये बताओ पेपर लीक की बात आ रही है कि उन छात्रों को बुलाया गया है जिन पर कुछ शंका है कि उनको प्रश्न पत्र पहले मिला था। आपको मिला था पहले? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लर्न प्ले स्कूल जानती हो? गई थी कभी लर्न प्ले स्कूल? ना। एजी कॉलोनी लालू खटाल के बगल में कभी गई हो? नहीं। NHI गेस्ट हाउस कभी गई हो? नहीं। तो फिर आपको क्यों बुलाया गया? आई डोंट नो। नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, आपका डॉक्यूमेंट्स मिला होगा। मुझे नहीं पता, बस क्या आपके नोटिस आया। अभिभावक ने कुछ पैसे, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ दिया था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ आपको आपके गार्जियन ने कहा कि कुछ हम सेटिंग कर रहे हैं, कुछ आपके लिए, कुछ आपका? ऐसा कुछ नहीं, मेरा बस ये अपियरिंग एग्जाम था, मैं बस क्वेश्चन आपने कहीं कोचिंग वगैरह भी की थी? नहीं। कितने लड़कों को बुलाया गया है? वो मुझे नहीं पता। क्या आपको कभी आपने आंसर वगैरह कुछ मिला था, आपने रटा इस तरह से कुछ अपना हुआ? ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सब बच्चे तो फिर क्यों बुलाएगा? आपको कुछ लगता है क्यों आपको नोटिस दिया गया? डोंट नो। कब आपको नोटिस मिला? 1 वीक हो गया। बेटा क्यों? 1 वीक पहले नोटिस मिला है। जो छात्र हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। और देखिए ये जो ईशा भारती है, और ईशा भारती यहाँ पर पहुँची है, यानी कि ईओयू ने जो नोटिस भेजकर 18 और 19 को छात्रों को यहाँ पर बुलाया था पूछताछ के लिए, उसमें से एक छात्र अभी यहाँ पर पहुँची है। और इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। TV9 के खुलासे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया। जो लोग पकड़े गए वो तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। विजय सिन्हा का यह बयान, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को संरक्षण आरजेडी की मानसिकता है। बताना पड़ेगा कौन लोग गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे थे। विजय सिन्हा का यह बड़ा बयान कि मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का, और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। और देखिए रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, यहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं कि नीट गड़बड़ी में जो लोग हैं वो सीधे तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। कोई आधार बता रहे हैं इस बड़ी बयान के पीछे? रुपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? देखिए बिल्कुल पहुंच पा रही है। और ये इस बात का जो अंदेशा था कि इसमें बहुत जल्द राजनीति शुरू होने वाली है, क्योंकि ये जो NHI गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं, जिसके ठीक बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, उसे कंट्रोल करता है पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार का जो पथ निर्माण विभाग है, जिसके मंत्री हैं विजय सिन्हा। और जो विभाग इसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके पास रहा है। और ये राजनीति शुरू हो गई है इस पर कि तेजस्वी यादव के कहने पर या तेजस्वी यादव के इशारे पर या उनके किसी व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा गया है, लेकिन पत्र लिखा गया है और वहां मंत्री जी लिखा हुआ है। और फिलहाल विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो बंगलो है, ये जो गेस्ट हाउस है, ये सीधे इस वक्त बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के अधीन है, जिस विभाग के मंत्री विजय सिन्हा हैं। और इसी वजह से विजय सिन्हा से ये सवाल किया गया कि क्या मंत्री जी जहां लिखा हुआ है, क्या वो मंत्री जी कौन हैं। और ये जो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंत्री जी आखिर कौन हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि
पूरी कड़ी का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है कि केवल जो सॉल्वर गैंग है, सॉल्वर गैंग के जो माफिया हैं वो एक्सपोज हो जाएं, उससे कोई और माफिया पैदा हो जाएगा, आगे कोई और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि पूरी कड़ी एक्सपोज हो। इसमें कौन लोग संरक्षक हैं, किनका संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं या कभी सत्ता के अंदर वो रहे हैं, ऐसे रसूखदार, ऐसे बड़े लोगों तो जिस को तरह अभी से एक्सपोज मंत्री होना जी भी लिखा और हुआ पूरी था उस कड़ी रजिस्टर में अनुराग यादव के नाम के साथ, उसके बाद यही सवाल उठा है कि आखिरकार वो कौन है, क्या किसी बड़े शख्स का संरक्षण मिला। और बड़ी बात यह जो विजय सिन्हा की तरफ से कही गई, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव से कनेक्शन है उन लोगों का। अगली खबर का रुख करेंगे। बागियों के खिलाफ एक्शन लेंगे अखिलेश यादव। विदेश से लौटते ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष करेंगे फैसला। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी। राज्यसभा चुनाव में कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। लंदन से लौटकर स्पीकर से मिल सकते हैं अखिलेश यादव। और अब सवाल ये उठता है कि कार्रवाई की बात क्यों की जा रही है। देखिए, लोकसभा में शानदार कामयाबी के बाद मन बदला और बागी विधायकों की सीट पर उपचुनाव चाहते हैं अखिलेश यादव। यूपी के राजनीतिक हालात समाजवादी पार्टी के फिलहाल पक्ष में होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी ने बागियों के खिलाफ सबूत जुटाए हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने वालों के खिलाफ, वो विधायक जो पाला बदल चुके थे, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इसी को लेकर स्पीकर के पास जाएंगे, उनकी सदस्यता को रद्द करवाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये तो पहले से तय था कि जो लोग पाला बदलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव ने इंतजार किया और अब जब पक्ष और माहौल उनके पक्ष में है तो अब कार्रवाई के मूड में है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। देखिए, इसमें ऐसा है कि उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। जब राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तब जब उनसे सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि इस बारे में उन्होंने जैसा किया वो करे, जनता इसका हिसाब करेगी। लेकिन जब लोकसभा में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं समाजवादी पार्टी के, उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। अब वो चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से इन सभी बागी विधायकों की सदस्यता यानी विधानसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए वो कहेंगे और ऐसा होता है तो उपचुनाव होगा। और फिर उन्होंने फैसला किया है कि जो भी बागी विधायक है उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उनके चुनाव में हराया जाए। ये उन्होंने स्टैंड अब अपना बदला है। बहुत शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की आवाज सुनने के बाद से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जवान आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में खोजी अभियान चला रहे हैं। जवानों ने फायरिंग की आवाज सुनने के बाद ही पूरे इलाके को घेर लिया। सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी की ओर से बुफलियात सेक्टर के माराहा फॉरेस्ट एरिया में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुंछ इलाके में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद इलाके में और फोर्स भेजी गई थी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल की टीम पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने वारदात के बाद आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद से निपटने के निर्देश दिए गए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे पर जम्मू और उधमपुर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। और बड़ी खबर आ रही है, स्पाइस जेट की फ्लाइट में 1 घंटे तक एसी बंद रहा। भीषण गर्मी से परेशान होते रहे यात्री। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी फ्लाइट, एसी बंद होने से कई यात्री बीमार भी पड़ गए। देखिए, फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा जा रही थी, स्पाइस जेट की ये फ्लाइट है और इसमें 1 घंटे तक एसी नहीं चला, एसी बंद रहा। भीषण गर्मी से यात्री परेशान होते रहे, कई यात्रियों की तबीयत भी खराब हो गई। एसी बंद होने की वजह से कई यात्री बीमार पड़ गए। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट का ये हाल है, जहां फ्लाइट के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कितने यात्री बैठे हुए हैं और सभी परेशान हैं क्योंकि 1 घंटे तक एसी खराब रहा इस फ्लाइट के अंदर। कई यात्रियों के बीमार होने की भी जानकारी मिल रही है। इस प्रचंड गर्मी में फ्लाइट के भीतर फंसे यात्री और उस पर 1 घंटे तक एसी नहीं चल रहा था। बुरा हाल हो गया यात्रियों का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फ्लाइट के अंदर की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट का यह हाल है।
तो तस्वीरें आप इस वक्त उस फ्लाइट की अंदर की देख रहे हैं। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ये फ्लाइट और दिल्ली में पारा 50 को छू रहा है और ऐसी भीषण गर्मी में जिस फ्लाइट से इन यात्रियों को जाना था उसका एसी तक बंद था। 1 घंटे तक ये पार्किंग जोन में विमान रहा और यात्री परेशान होते रहे। उसके बाद इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन 1 घंटे तक किस परेशानी और गर्मी का सामना करना पड़ा वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पूरी फ्लाइट फुल नजर आ रही है और सबके हाथों में वो मैगजीन, वो मेन्यू कार्ड खाने का, जिससे गर्मी बुझाने की, गर्मी कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम यात्री। फिलहाल तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से दरभंगा जाने वाली इस फ्लाइट की, जिसमें 1 घंटे तक एसी बंद रहा। ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई और जब तक टेक ऑफ नहीं हुआ तब तक एसी नहीं चला, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी और गर्मी का सामना करना पड़ा। और कुमार कुंदन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, क्या सफाई आई है एयरलाइन की तरफ से, क्यों ऐसा किया गया? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर उसको उड़ने की इजाजत नहीं मिल रही थी? देखिए, जहां तक दरभंगा एयरपोर्ट की बात है तो टेक्निकल एयरपोर्ट में यहाँ पे जब फ्लाइट आई और आने के बाद यात्रियों को उसमें बोर्ड किया गया, लेकिन फ्लाइट के टाइम में उसमें डिले हुआ, जिसकी वजह से यात्रियों को अंदर बैठना पड़ा। और जहां तक एसी की बात है तो उस पर अभी तक एयरलाइंस की तरफ से अब तक कोई मतलब टेक्निकल सफाई नहीं आई। उनका सिर्फ इतना कहना है कि टेक्निकल मामलों की वजह से फ्लाइट को उड़ने में थोड़ी देरी हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को ये परेशानी हुई। शुक्रिया आपका कुमार इस जानकारी के लिए। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग नाम की दुकान पर फायरिंग मामले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीती रात रजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग में हुई मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया है कि रजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है और जो भी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। बर्गर किंग में फायरिंग मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक बीती रात करीब 9:45 बजे हमलावरों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे की जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम भी मामले की पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स असरटेन करे जा रहे हैं, तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कंफर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। रजौरी गार्डन गोलीकांड को लेकर पुलिस सोर्सेज के मुताबिक जिस शख्स की फायरिंग में मौत हुई है वह अशोक प्रधान गैंग का शूटर बताया जाता है। वो बापडोला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।